बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 11 organic chemistry and our today's topic is test yourself 11.1 sources of organic compounds plus coal and its types. Starting from test yourself 11.1, the first question is why and how carbon complete its octet. And why carbon complete its octet? We know that all the elements complete their octet so as they can attain the electronic configuration of the nearest noble gas. ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, इसलिए कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हाउ कार्बन कंप्लीट दिस। तो कार्बन अपने आप की अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, विच इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये मल्टीपल बॉन्ड अपने अंदर ही बनाता है, यानी कार्बन और कार्बन एटम्स आपस में ही बनाते हैं। और समटाइम्स ये सिंगल बॉन्ड दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बनता है, लाइक हाइड्रोजन एटम के साथ भी मिलकर ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। Second question is point out the properties of carbon which are responsible for the formation of long chains of carbon atom compounds. तो वो हमने already catenation में दो rules पढ़े थे, वही दोबारा हैं कि एटम की वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट की its valency should be more than 2 and carbon has valency more than 2. And second thing जो उसका आपस में bond है वो strong होना चाहिए as compared to any other bond with the any other element. Third question is why are the melting and boiling point of organic compounds low? Because organic compounds are covalently bonded compounds. इनकी intermolecular forces बहुत weak हैं और ज़्यादातर non polar in nature होते हैं। जो polar हैं उनके जो melting and boiling point है वो comparatively non polar organic compound से high होते हैं, लेकिन generally ज़्यादातर organic compounds non polar हैं और उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। Why are organic compounds poor conductor of electricity? And it is because of the presence of covalent bond and non-polar nature. इनमें free electrons मौजूद नहीं है, सारी शेयरिंग हो रही है, तो इसलिए they are very poor conductor of electricity. What are the reasons for the formation of millions of organic compounds? तो वो जो 4 reasons हमने पढ़ी थी was catenation, isomerism, multiple bonding and strength of covalent bond between carbon atom. उसके बाद है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली तो हम लोग लैब में प्रिपेयर कर ही रहे हैं इनको, लेकिन नेचुरली हमें ये दो जो मेजर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनसे ये हमें ऑब्टेन होते हैं। एनिमल्स में जो हमारा मेजर सोर्स है वो हमें एनिमल से मिलती है प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन किस शक्ल में? एग्स, मटन, चिकन, बीफ, फिश, जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं एंड हाई प्रोटीन इन नेचर, और ये हमें डिफरेंट एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा हम लोग फैट्स एंड ऑयल्स ऑब्टेन करते हैं एनिमल से इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, बटर, चीज, और इसमें से भी हम लोग जो है वो मक्खन की शक्ल में अलग भी करते हैं। तो बटर की फॉर्म में हम लोग ऑयल को टोटली सेपरेट भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन एंड फैट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जबकि प्लांट्स को हम लोग लिविंग एंड डेड दोनों फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लिविंग प्लांट से आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ऑयल्स, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये हमें किन किन से चीजों से मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम व्हीट, मेज, पोटैटोज, बार्ले, राइस, ऑल ऑफ दीज वी यूज डेली इन आवर डेली लाइफ। प्रोटीन्स में पल्सेस, दालें, बीन्स, फलियां, विटामिन्स में एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मेनी फ्रूट्स, एंड ऑयल्स में पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो कि हम घरों में खानों में भी इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट अदर पर्पसेस में भी यूज करते हैं। और जो डेड प्लांट्स हैं आफ्टर गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस वो चेंज होते हैं इनटू फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आज हम इन्हीं डेड प्लांट्स के बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डेड प्लांट्स जब हम यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में, जब ये डेड प्लांट्स चेंज हो जाते हैं तो उनमें से जो हमारे ये डिफरेंट जो हमने यहाँ पे टाइप्स स्टडी की हैं, ये आगे फर्दर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं और ये हमें और कौन से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि एनिमल्स एंड प्लांट से हम इनको लेते हैं। उसके बाद हमें मालूम है कि जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, डेड प्लांट से हमें मिलते हैं और इनसे फर्दर 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेते हैं।
कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एंड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हम इन टर्म्स को आगे जरूर पढ़ेंगे डिटेल में और इनकी डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम लोग कोल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। So coal is a blackish complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen के कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिक्सचर को और डिफरेंट इसमें छोटी क्वांटिटी में नाइट्रोजन एंड सल्फर भी मौजूद होते हैं और ये मिलकर एक ब्लैक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर तैयार करता है जो कोल होता है। अब ये कोल बनता कैसे है या बना कैसे था, क्योंकि ये अब नेचुरल प्रोसेस जो है इसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स खराब हो गए थे, डेड हो गए थे, और जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बरी हो गए, दब गए उसके अंदर, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होने में, चूंकि मिट्टी के नीचे दबने पर अब वहां एयर कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए से ये जो डेड प्लांट्स हैं ये कोल में चेंज हो जाएंगे। सो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, और तकरीबन 500 मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस को होने में। इसी वजह से हम कहते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम यूज करें और इसके लिए अल्टरनेटिव्स हम लोग आजकल जो है वो साइंटिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब ये कोल के रिजर्वायर्स खत्म हो जाएंगे तब हमें जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जो वुड है इसमें तकरीबन 40% कार्बन है, अंडरलाइन करें एमसीक्यूज के लिए, और कितनी हद तक ये वुड कोल में चेंज हुई है इसकी बेसिस पे कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिविंग प्लांट्स हैं जब ये जो है वो डेड हो गए, और डेड होने पर जब ये बरी हुए जमीन के नीचे दब गए, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, तो ये फिर किस में चेंज हो गए, कोल में। और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज पीट, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि पीट है चूंकि अभी स्टार्टिंग में जो कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होगा अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उस टाइम जो कोल बनेगा उसे हम पीट कहेंगे। इसी तरीके से फर्दर प्रेशर एंड जो है वो टेम्परेचर अप्लाई होता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, तो वो अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होता रहेगा। तो सबसे पहली चीज है हमारी पीट, which contains 60% of carbon, and इसको हम लोग सबसे inferior quality कोल कहते हैं, और ये खास तौर पर भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, किल में, जिसमें हम लोग ईंटें बनाने वाली भट्टी होती है, तो बिल्कुल उनमें ये कोल जो है वो हीटिंग पर्पसेस के लिए पीट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लिग्नाइट, द 70% कोल विच इज सॉफ्ट कोल, और इसको हम लोग थर्मल पावर स्टेशन, ऐसे स्टेशन जिनमें कोल के जरिए से वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं ताकि उससे डिफरेंट एनर्जी हम लोग तैयार कर सके, तो उसे हम कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन, और वहां पर हम यूज करते हैं लिग्नाइट। बिटुमिनस विच इज कॉमन वेराइटी ऑफ कोल, और ये हम लोग जो घरों में आम कोल इस्तेमाल करते हैं वो बिटुमिनस। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। So this is the common kiln if you have not seen one। तो ये जो है वो एक किल है जो है ईंटें बनाने वाली भट्टी, तो इसमें कोल ये जो है वो ये यूज हो रहा है, पीट, और उसके बाद है हमारे पास दूसरी फॉर्म जो कि थर्मल पावर स्टेशन में है, एंड देन हमारे घरों में यूज होने वाला एंड एंथ्रासाइट जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब क्या है, ये है कोल और की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बनाइजेशन, के कितने कंटेंट ऑफ कार्बन जो वुड है वो कन्वर्ट हुई है इनटू कोल, और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर टाइमिंग। अब लेकिन अगर जो कोल तैयार हो चुका हुआ है उसको अंडर हम लोग खुद अपनी मर्जी से हीट करके जब उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यूजुअली यही होता है कि हम लोग जो चीज को हीट कर रहे हैं या जिसको जो भी हमारे पास चीज मौजूद है जब वो अपने कंपोनेंट्स में चेंज हो जाती है तो उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। 9th क्लास के प्रैक्टिकल में ऑलरेडी आपने वाटर एंड अल्कोहल को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट किया था, तो अब यहाँ पर भी इसी तरीके से अब साथ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर किसी भी चीज को वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक लेबोरेटरी प्रोसीजर के जरिए से इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे होता है।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लास ट्यूब में हमने कोल रखा है और दूसरी तरफ अब इसके अंदर से एक पाइप, एक ट्यूब होती हुई एक वाटर की टेस्ट ट्यूब में जा रही है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट तैयार होगा वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आपको प्रोडक्ट की शक्ल में मिलेगा। आपने ये हीट किया, इसको हीट करने पर अब यहाँ से क्या हो रहे हैं, कुछ वेपर्स बने हैं जो कि इसमें से होते हुए इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट कंडेंस ब्लैक विस्कस लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल तार। ये नीचे बनेगी कोल तार। आप लोगों ने ये अक्सर देखी हुई है, सड़कें बनाते वक्त जो यूज होती है। इसी तरह से जब ये कोलतार वाला मिक्सचर कोल में से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एक लिक्विड मटेरियल इस कोलतार के ऊपर बनना शुरू होता दिखाई देगा, विच इज अमोनिकल लिक्विड। और देन थर्ड टाइप जो है वो इसमें से हमें मिलेगी, जो कि इस साइड ट्यूब से निकलेगी, विच इज कोल गैस। और बाकी जो रह गया हुआ कार्बन का मिक्सचर है, ये है कोक। एंड अगर स्टिल आप इसको हीट करते हैं, एंड प्रोडक्ट जो रह जाता है उसे हम कहेंगे रेजिडुअल कोल। तो अब इसके बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं कोक जो है हमारी, अगर इसके अंदर स्टीम गुजारते हैं तो स्टीम गुजरने पर ये जो कोक है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो प्रोसीजर है ये हम लोग इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन की प्रेपरेशन के लिए यूज करते हैं। जो हमारे पास रेजिडुअल मटेरियल है जो कोक है उसको। इसी तरीके से जो हमारी कोल गैस है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो हमारी कोल गैस है इसको हम लोग डिफरेंट मदर पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर, फर्टिलाइजर्स के तौर पर की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है कोल तार। कोल तार जो है वो डाइज बनाने में, कलर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन में कोल तार यूज करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल यार्न जो है वो उसमें भी हम कोल तार यूज करते हैं। तो अब इसको डिफरेंट डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन, मार्क करें, दैट द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब चूंकि इसमें हमारे जो कंपोनेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो जब इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से करेंगे तो हमारे कुछ मेजर प्रोडक्ट्स जो इसमें से बनेंगे, जिसमें से सबसे पहली चीज कोल गैस, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो है जब एयर में बर्न होती है कोल गैस तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, इस वजह से इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर, ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें कोई भी एयर में मौजूद मटीरियल इस किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान उस मेटल के साथ रिएक्शन ना कर जाए, तो उसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि ये हर एक चीज को बाइंड कर देती है, सेपरेट कर देती है, जिसकी वजह से अब जो आप मेटल का जो उसको सेपरेट कर रहे हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस के जरिए से, उस पे एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता। अमोनिकल लिक्विड इज द सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, कि जब अमोनिया गैस वाटर में मिक्स होती है तो वो जो सोल्यूशन तैयार होता है, इट इज अमोनिकल लिक्विड, जिसको हम लोग बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस अमोनिकल लिक्विड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करें, रिएक्शन होगा और आपको मिलेगा अमोनियम सल्फेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। एंड देन इस कोल तार विद द थिक ब्लैक लिक्विड, जिसमें डिफरेंट 200 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ज्यादातर ऐसे हैं दैट गिव एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसको हम लोग फर्दर जो है वो हीट करके, कोल तार को सेपरेटली हीट करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए से इस कोल तार से और डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, जैसे कि बेंजीन, फिनोल, टोलिन एंड मनी अदर। और ये सारे केमिकल्स को हम लोग ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन बनाने में, डाइस, कलर गिविंग एजेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा इन सब चीजों के जो सबसे मेजर यूज इस कोल तार का है, वो जो कि कोल तार के जब आपने ये सारे मटेरियल्स निकाल लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकाल लिए, तो पीछे जो रह गया मटेरियल है उसे हम कहते हैं पिच। अब ये जो पिच है ये वो चीज है जो आप लोग अक्सर जो है वो सड़क बनने के दौरान के अमल में जो है ये देखते हैं, ये रोड्स की और रूफ की सर्फेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
अब एक चीज जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने वाली है, और वो ये भी कि पीछे वीडियो में भी आपने देखा कि कोल तार को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोल तार एक बहुत ही अच्छा जो है वो एजेंट है स्किन एलर्जीज को प्रिवेंट करने में। तो इसको खास तौर पर जो है वो स्किन एलर्जीज की मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ऑइंटमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी किस्म की स्किन का जो भी इश्यू है वो इससे रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकेटेड शैम्पूज में ये यूज किया जाता है क्योंकि ये एंटी फंगल है, और इसके अलावा सरों में पड़ने वाली लीज को भी ये मार देता है, तो ये शैम्पूज में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन वी हैव आवर लास्ट वन कि जब सारी चीजें, ये तीनों चीजें रिमूव हो गई तो पीछे जो चीज रह गई, इट इज कोक विच कंटेन 98% कार्बन, द लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। और जब इस कोक को फर्दर जो है वो, जब कोल को हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गुजारा, तो जितने भी कंपोनेंट्स थे, वोलेटाइल कंपोनेंट्स थे, वो सारे उड़ गए को जो है वो वेपर्स की शक्ल में, जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व करके डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो एंड पे जो चीज नहीं उड़ी, जो बिल्कुल रह गई, द रेजिडुअल कोल, द रेजिड्यू विच इज कॉल्ड एज कोक। और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के दौरान, खास तौर पर आयरन की एक्सट्रैक्शन के दौरान ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और इसको हम फ्यूल के तौर पर भी यूज करते हैं। तो हमने जो है वो आज बेसिकली कोल जो है यानी कि एक हमारा मेजर फॉसल फ्यूल को डिस्कस किया है, जिसकी दो अलग अलग जो है टाइप्स हैं। एक टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बनाइजेशन, और एक टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये असल में प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे आपको मिलते हैं। पहले वाले जो तीन थे वो वोलेटाइल थे। आपने देखा था कि जब हमने उस ट्यूब में हीट किया था तो उसमें से जो गैसेस रिलीज हुई थी, वो गैस वाटर में जब मिक्स हुई तो हमें कोल तार मिला, अमोनिका लिक्विड मिला और कोल गैस मिली। और पीछे जो कार्बन रह गई थी, जो कोल पीछे रह गया था, उसको हमने कह दिया था कोक। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इसलिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका डिफरेंट टाइप्स है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करें। और इसके अलावा ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं कोल की, इनको भी आपने सेपरेटली भी जो है वो याद रखना है। एंड फॉर एग्जांपल अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये एक टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।